Hey everyone, I hope you all are doing good. So today we are starting third chapter of our human physiology series, that is body fluids and circulation. We will study through these notes. In these notes I have covered each and every line of NCERT. So no need to worry and no need of reading NCERT. Just go through these notes, revise these notes only, and also solve NEET PYQ questions. You will be able to solve every question of NEET exam after attending this lecture. And if you want these notes, comment down below. I will provide you the PDF of the notes. So let's start. ब्लड हैव ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के. फर्स्ट इज़ प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा हमारा ब्लड में कितना होता है, हमारे ब्लड के अंदर 55% जो होता है वो प्लाज्मा ही होता है. नेक्स्ट हम बात करें तो फॉर्म जो एलिमेंट्स होते हैं वो 45%, 55% प्लाज्मा होता है. ज़्यादा हमारे पास जो ब्लड है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है. और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं, 45%. प्लाज्मा के अंदर आपका कौन कौन से आते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर आपका वाटर आता है, प्रोटीन्स आते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, ग्लूकोज आता है और ए एटसेट्रा. ए मीन्स अमाइनो एसिड्स. वाटर जो होता है आपका 90 to 92% होता है. प्रोटीन्स आपके 6 to 8% होते हैं. ये परसेंटेज याद रखनी है. ब्लड में वाटर की परसेंटेज कितनी है, प्रोटीन्स की कितनी है, क्लोटिंग फैक्टर्स, मिनरल्स, ग्लूकोज, ये सब याद रखना है. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आपके आते हैं एरिथ्रोसाइट्स जिनको हम आरबीसीज बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स जिनका नेम होता है. ये जो साइंटिफिक नेम्स और ये जो हम नॉर्मली बोलते हैं दोनों याद होने चाहिए आपको. एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स. नेक्स्ट हम बात करें तो प्रोटीन्स जो आपके मैंने बताया कि प्लाज्मा में आपके प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो वो कौन कौन से प्रोटीन्स आपके प्लाज्मा में होते हैं, सो यहाँ पे हम उनको देखते हैं. सबसे पहले आपका प्रोटीन जो आपका प्लाज्मा में होता है वो है एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो क्या मेंटेन करता है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या मेंटेन करता है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. ग्लोब्यूलिन की बात करें अगर हम, तो ग्लोब्यूलिन क्या हेल्प करता है, ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है प्लाज्मा में वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. फिब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये तो सबको पता ही होता है. फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये इम्यूनिटी में. और एल्ब्यूमिन किस में करता है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है. ये सारे जो प्रोटीन्स हैं ये आपके किस में होते हैं, प्लाज्मा के अंदर. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये जो मैंने लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है आपकी. ये लाइन है कि प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज सीरम. अब अगर आप प्लाज्मा में से क्या कर दो, क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल दो, मतलब ये चीज़ अगर एब्सेंट कर दें हम प्लाज्मा के अंदर, तो उस प्लाज्मा को क्या बोलेंगे हम, उस प्लाज्मा को हम नेम देंगे सीरम. क्या नेम देंगे उस प्लाज्मा को हम, सीरम. ये आपने अपने माइंड में रखना है. नेक्स्ट अब हम बात करें तो आपके जो ब्लड है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, आरबीसी सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर प्लेटलेट्स होते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी सबसे कम होते हैं, आरबीसी सबसे ज़्यादा, और उसके बाद क्या आते हैं प्लेटलेट्स, उसके बाद क्या आते हैं डब्ल्यूबीसी. आरबीसी का काउंट क्या होता है, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं हमारे ब्लड में. प्लेटलेट्स हमारे पास होते हैं 1.5 to 3.5 लाख. और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 6000 to 8000 डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर. नेक्स्ट अब हम बात करें रेड ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल में, तो ये क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स. ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं. यहाँ पे हमने देख लिया मिलियंस में इनका नंबर होता है. फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, ये रेड बोन मैरो में बनते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस. इनकी फॉर्मेशन होना रेड बोन मैरो में, उसको नाम दिया हुआ है इरिथ्रोपोइसिस. ये एक टर्म है जो हमने इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए दी हुई है, डेट इज़ इरिथ्रोपोइसिस. वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो. आपको वहाँ पे लिखा होगा कि इरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होता है, इरिथ्रोपोइसिस टर्म लिखी होगी. तो ये माइंड में रखना है कि फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, डेट मीन्स इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होती है, इनकी रेड बोन मैरो में होती है. नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है, हम सबको पता है. हमारे आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता है. बाय कनकेव इनकी शेप होती है, मीन्स इनकी कनकेव शेप ऐसी होती है, ये ऐसे होते हैं शेप में. नेक्स्ट हम बात करें हमारे इनके पास होता है हैव आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन. तो बोलते हैं ना जब ब्लड की कमी हो जाती है तो आयरन खाना चाहिए, आयरन की टैबलेट्स खानी चाहिए. तो इनमें क्या होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट हम बात करें 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड. हर एक 100 ml ब्लड में कितना, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है. फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज. हीमोग्लोबिन
किस चीज़ में हेल्प करता है, तो वो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का हमारे ब्लड में। नेक्स्ट हमारी बात करें तो लाइफ स्पैन आरबीसीज का होता है 120 डेज। आरबीसीज डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, हम सबको पता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं, क्योंकि सारे आरबीसीज वहाँ जाके मरते हैं। ग्रेवयार्ड क्या चीज़ होती है, ग्रेवयार्ड वो जगह होती है जहाँ पे मरे हुए लोगों को रखते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब कि जहाँ दबाते हैं उनको, तो उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड। सो आरबीसीज कहाँ मरते हैं, स्प्लीन में जाके, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज इज स्प्लीन। कीप दीज टू थिंग्स इन माइंड, और या लाइफ स्पैन भी याद होना चाहिए। अब हमारे पास हमें पता है लीस्ट अबंडेंट कौन होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। अब हम डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन क्या होता है, 10 डेज। ये माइंड में रखना कि डब्ल्यूबीसीज का क्या होता है, लाइफ स्पैन जो होता है वो 10 डेज़ का होता है, ओनली 10 डेज़, और इनका 120 डेज़। डब्ल्यूबीसीज में आपके आते हैं, हमारे पास आते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती है वो ग्रैन्युलोसाइट्स होगी, और जिनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं वो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हो गए। ग्रैन्युलोसाइट्स की हम बात करें तो इनके अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल, एसिडोफिल या बेसोफिल। एजिनोफिल का ही दूसरा नाम क्या है, एसिडोफिल। कीप दिस टू थिंग्स इन माइंड कि एजिनोफिल का दूसरा नेम ही क्या है, एसिडोफिल। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये ऐसे आप याद रख सकते हो। जिनके पीछे फिल 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 आ रहा है वो सारे क्या हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो आपके ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उनके अंदर आते हैं आपके मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, आपके सिर्फ मोनोसाइट, लिम्फोसाइट किसके अंडर आते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर ये 2 आते हैं, और ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर ये 3 आते हैं। नेक्स्ट अब हम देखें तो न्यूट्रोफिल जो है वो क्या करता है आपका, न्यूट्रोफिल आपका करता है फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल क्या करता है, फैगोसाइटोसिस। एजिनोफिल क्या करता है, एसिडोफिल जो है या फिर एजिनोफिल, वो क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शंस में एलर्जिक रिएक्शंस कराता है। कौन, एजिनोफिल या एसिडोफिल। अगर हम बेसोफिल की बात करें तो ये रिलीज़ करता है आपका हिस्टामाइन, हेपारिन और सेरोटोनिन। ये आपने माइंड में रखना है कि बेसोफिल रिलीज़ करता है हिस्टामाइन, हेपारिन और सेरोटोनिन। एजिनोफिल या फिर एसिडोफिल की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और न्यूट्रोफिल क्या करता है, फैगोसाइटोसिस। अब हम इन पे आएँ तो मोनोसाइट्स तो हम सबको पता है कि क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इनके माइंड में रखना क्योंकि ये तो जर्नली सबको याद ही रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनको लर्न करने की कुछ एक ट्रिक्स ही मैंने यहाँ बताई हुई है आपको कि सबसे ज़्यादा कौन से, मतलब कि आपके डब्ल्यूबीसीज में किसका नंबर ज़्यादा होता है। ग्रैन्युलोसाइट्स, एक ग्रैन्युलोसाइट्स की बात की हुई है यहाँ पे, मतलब दोनों में नंबर किसका कौन सा सबसे ज़्यादा होता है। सो न्यूट्रोफिल आपका सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है नंबर में, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर एसिडोसाइट्स या एसिडोफिल या एजिनोफिल, फिर आपका बेसोफिल। सबसे कम आपके नंबर में बेसोफिल होते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है आपके पास नलमा भाभी। क्या ट्रिक है, नलमा भाभी। एक भाभी है उसका नाम है नलमा, तो नलमा नाम होता नहीं है वैसे, ट्रिक है। तो एन से आपका आ गया न्यूट्रोफिल, एल से आपका आ गया लिम्फोसाइट्स, एम से आपका मोनोसाइट्स, ए से आपका क्या आ गया, एसिडोफिल, और एसिडोफिल के दूसरा नेम एजिनोफिल है, बी से आपका आ गया बेसोफिल। सो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि किसका नंबर ज़्यादा है और किसका नंबर कम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेगा कैरियोसाइट्स जो है वो प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड। मेगा कैरियोसाइट्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स बनते हैं। ये माइंड में रखनी है बात, मेगा कैरियोसाइट्स में प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्लड क्लॉटिंग नाउ। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है हमारे पास, जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें जो आपकी, जब आपको इंजरी कॉज होती है, तो जब आपको इंजरी कॉज हुई उस टाइम पे आपकी एक्टिवेट क्या हो जाती हैं, आपकी प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, कैस्केड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैस्केड प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, विटामिन के चाहिए होता है। विटामिन के से क्या बनता है, हमारा प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस में हमारा विटामिन के हमारी हेल्प करता है। और कैस्केड प्रोसेस के दौरान आपका क्या बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज। अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, ये जो विटामिन के से प्रोथ्रोम्बिन बना है ये कन्वर्ट करता है आपका प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। फिर आपका थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। फिर आपका फिब्रिन जो है वो क्लोट बनाता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, इंजरी कॉज हुई, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई, कैस्केड प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इस प्रोसेस के लिए हमें ये चाहिए कैल्शियम, विटामिन के बनाता है प्रोथ्रोम्बिन। फिर यहाँ से क्या बना आपका थ्रोम्बोकाइनेज। फिर थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। जो आपका थ्रोम्बिन है फिर ये आपका कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, फिर फिब्रिन से आपका क्लोट बनेगा।
नेक्स्ट है कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी इज लिम्फ। जो आपका कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी के लिए, उसको बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स हमारे पास जो है टोटल, पहले हम ग्रुपिंग की बात करें तो एबीओ ग्रुपिंग होती है ब्लड ग्रुप्स की और आरएच ग्रुपिंग होती है। एबीओ ग्रुपिंग में हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप होते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, एक ए, बी, ए बी और ओ। ए की बात करें तो ए में एंटीजन कौन होता है? ए ही होता है। जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा। एंटीबॉडी जो होती है वो उसकी अपोजिट होगी। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी बी होगी और एंटीजन ए ही होगा। अगर बी है तो बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी ए होगी। ए बी की बात करें तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। क्यों यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं? क्योंकि इनके पास एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती, इसलिए ये किसी से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्लड। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? हमारे पास ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इनके पास एंटीजन कोई भी नहीं होता और एंटीबॉडी इनके पास ए और बी दोनों होती है। ये माइंड में रखना, ये दोनों चीज़ें ये भूल जाते हैं। तो जो आपका ए है वो ए और ओ वाले जो ह्यूमन है जिनका ब्लड ग्रुप ए और ओ है उनसे क्या ले सकता है? ब्लड ले सकता है। बी वाला बी और ओ से ले सकता है। ए बी वाला किसी से भी ले सकता है और ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों के लिए होती है और इसके पास ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसके लिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट आर एच ग्रुपिंग देखें तो आर एच ग्रुपिंग में हमारा जो आर एच एंटीजन होता है, आर एच पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें आर एच पॉजिटिव ब्लड का मतलब है कि उसमें आर एच जो है एंटीजन वो प्रेजेंट है और आर एच नेगेटिव का मतलब है कि उसमें जो आर एच एंटीजन है आरबीसीज में वो क्या एब्सेंट है। अगर अब हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो आपकी मदर है वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी से कनेक्टेड होती है, हम सबको पता है। तो अगर आपकी मदर आर एच नेगेटिव है, आर एच नेगेटिव का मतलब है कि उसमें आर एच जो एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो उसका फर्स्ट बेबी है उसमें क्या आर एच फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसका जो फर्स्ट बेबी है उसमें आर एच पॉजिटिव है, मतलब कि उसमें आर एच एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है। अब डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है, जो आपका आर एच नेगेटिव जो ये ब्लड है बेबी का और मदर का ब्लड क्या होता है, मिक्सअप होता है। तो जब ये मिक्स हो जाता है डिलीवरी के टाइम क्या होता है, तो आपकी जो आर एच नेगेटिव मदर है ना, जो मदर की बॉडी है उसको क्या लगता है जो ये आर एच पॉजिटिव है ना, ये क्या है फॉरेन पार्टिकल है, तो ये इसके अगेंस्ट क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है मदर की बॉडी में। तो जब क्या होता है फिर इससे उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो आपका जब मदर जो है वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होती है, जो उसका सेकंड बेबी अगर फिर से आर एच पॉजिटिव हुआ तो मदर की बॉडी में तो पहले से ही आर एच पॉजिटिव जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन रखी हैं फर्स्ट बेबी के टाइम पे। तो जब सेकंड बेबी भी आर एच पॉजिटिव होगा तो ये आर एच पॉजिटिव जो एंटीबॉडीज़ है ना, वो आर एच पॉजिटिव जो बेबी है उसको क्या कर देंगे, उसके आरबीसीज़ को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो फिर क्या होगा, जो आपका बेबी है वो उसकी क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाएगी मदर के वॉर्म में। इसको प्रिवेंट करने के लिए डिलीवरी के टाइम पे क्या करते हैं डॉक्टर्स जो हैं वो मदर को क्या इंजेक्ट करते हैं, एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन लगाते हैं मदर को डिलीवरी के टाइम पे, जिससे क्या होता है जो आर एच नेगेटिव जो मदर है उसकी बॉडी में जो आर एच एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं वो उसको क्या कर देता है, वो किल कर देता है एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ वाला इंजेक्शन, जिससे क्या होता है इस चीज़ की क्या हो जाती है, प्रिवेंशन हो जाती है। यही होता है आपका किसमें, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस में। तो सर्कुलेटरी पाथवेज़ में क्या होता है, आपकी सर्कुलेटरी पाथवेज़ ओपन भी हो सकती हैं, क्लोज भी हो सकती हैं। ओपन का होती है नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जहाँ एब्सेंट होता है, ब्लड वेसल्स ही नहीं होती तो वहाँ ओपन सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं। जहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ क्लोज पाथवे होता है। तो आपका ओपन किस में होता है, आर्थ्रोपोड में और मोलस्कस में। ये हमने कहाँ पे देखा था, एनिमल किंगडम में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और अगर हम क्लोज की बात करें तो क्लोज आपका एनलिड्स में होता है और कॉर्डेट्स में होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट। तो हार्ट हमारा 2 चैम्बर्ड भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी। लेट मी चेंज द कलर हेयर, रेड ही हो जाएगा नहीं तो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड भी हो सकता है। तो 2 चैम्बर्ड में क्या होता है, आपका एक आर्टरी होता है आपके पास और एक ही वेंट्रिकल होता है। इसका एग्जाम्पल आपकी फिशेस। 3 चैम्बर्ड की बात करें तो 2 आर्टरी होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। इसका एग्जाम्पल है एम्फीबियन रेप्टाइल्स। 4 चैम्बर्ड की बात करें तो 2 आर्टरी होती है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल है मैमल्स में होता है, ये बर्ड्स में होता है और क्रोकोडाइल्स में होता है। क्रोकोडाइल इज ए एक्सेप्शन, कीप दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक और बात मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट में क्या होता है, बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होता है ओनली इन वेंट्रिकुलर वॉल्स में। क्या होता है आपके हार्ट में बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होता है, लेकिन कहाँ पे, सिर्फ वेंट्रिकुलर वॉल्स में प्रेजेंट होता है।
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, आपके हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड मिलके क्या बनाते हैं, आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओरिजिन ऑफ हार्ट हम सबको पता है मीजोडर्मल है। अब ये जो चीज़ है ये ध्यान से देखें, आपका यहाँ पे क्या होता है, मानो मैं आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करके बता देती हूँ। मानो ये आपका हार्ट है, ऐसे ही होता है हार्ट, मतलब शेप ऐसी नहीं होती, मतलब ऐसा ही होता है। यहाँ पे आपका क्या है, राइट आर्टरिया, यहाँ आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये आपका क्या है, लेफ़्ट आर्टरिया। इसको इसी डायग्राम से लर्न रखना, बहुत आपको याद रहेगा हमेशा, मतलब डायग्राम अगर याद रहेगा तो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। अब क्या करो, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, तो अब क्या करो, यहाँ पे एक डॉट बना दो, ये आपकी क्या बन गई, एसए नोड, और यहाँ पे एक डॉट बना दो, ये क्या बन गई, आपकी एवी नोड। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक ऐसे बना दो और यहाँ पे एक ऐसे बना दो, ठीक है, बना दिया। अब क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ अभी क्या बना है, बताती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं रेड में। अब आपका जो ये है, ये हमको पता है राइट आर्टरिया है, और ये लेफ़्ट आर्टरिया है, और ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। अब ये जो आपका है ना, ये राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, आपका ट्राइकस्पिड वेल्व। ये ट्राइकस्पिड वेल्व आपका क्या होता है, आपका राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा। ये क्या है, आपका बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व आपका कहाँ पे होगा, ये आपका बाइकस्पिड वेल्व का एक और नाम होता है मिट्रल वेल्व। ये भी माइंड में रखना है कि बाइकस्पिड वेल्व का ही एक और नाम है मिट्रल वेल्व। तो लेफ़्ट आर्टरी और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है ये चीज़। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, ये है आपकी एसए नोड। तो एसए नोड की पोजीशन याद रखने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है कि टॉप कौन सा कॉर्नर है, ये टॉप राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरिया। टॉप में कौन होता है, एसए नोड, और नीचे क्या होती है आपकी, ये क्या आपकी, ये है आपकी एवी नोड। कौन सी नोड है, ये आपकी एवी नोड, ये वाली एवी नोड, यहाँ पे ये आपकी एवी नोड आ गई। अब ये देखो, ये जो है ना आपकी लाइन, ये वाली लाइन, ये आपकी लाइन यहाँ पे, ये क्या है आपकी, जो आपकी राइट आर्टरिया, जो आपकी राइट आर्टरी और लेफ़्ट आर्टरिया को डिफ्रेंशिएट कर रही है, वो है आपकी इंटर आर्टरियल सेप्टम। एक मिनट मैं कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये है ना आपकी, ये वाली लाइन क्या कर रही है, यहाँ तक, ये है आपकी। तो ये आपकी जो है, ये किसके बीच में है, ये आपकी किसके बीच में है, राइट आर्टरिया और लेफ़्ट आर्टरिया के बीच में है। सो ये आपकी क्या है, इंटर आर्टरियल सेप्टम, मीन्स दो आर्टरिया को डिवाइड कर रहा है ना ये, तो ये आपका क्या गया, इंटर आर्टरियल सेप्टम आ गया। अब अगर हम बात करें नीचे वाले की, तो ये देखो, अब नीचे वाले के लिए कलर कोई और लेते हैं, लेट मी टेक ग्रीन कलर। सो ये आपका क्या आ जाएगा, ये जो नीचे वाला है ना, ये वाला जो आपका वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, ये वाला पोर्शन, ये आपका वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको बोलते हैं इंटर आर्टिकुलर सेप्टम और वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है या आर्टरियाज को सेपरेट कर रहा है। और ऐसे नोड, ये एवी नोड, ये ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड वेल्व। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि आपका कोई और कलर ले, येलो ले लेते हैं। अब आपका ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये येलो से जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, जो आपका लेफ़्ट आर्टरिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, जो आर्टरी और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टरिया वेंट्रिकुलर को कौन कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे जो आर्टरिया और वेंट्रिकुलर के बीच में होगा, और जो आर्टरिया के बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा आर्टरियल सेप्टम, और जो वेंट्रिकुल के बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको ही क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस। आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को ही क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस। अब एक और बात की, जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वो आर्टरिया से ज़्यादा मस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं, आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो आर्टरिया से ज़्यादा क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इस डायग्राम से याद रखोगे तो इजी वे में आपको याद रहेगा। अब हम बात करें नीचे, तो नीचे है कि सिचुएटेड बिटवीन लंग्स स्लाइटली, ये आपके हार्ट के बारे में बात हो रही है कि जो आपका हार्ट होता है वो बिटवीन लंग्स होता है, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट होता है, सबको पता होता है। प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, डबल लेयर वॉल होती है इसके पास, जिसको वो क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। हैव 4 चैम्बर्स, 2 आर्टरी होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स मस्कुलर एंड लार्जर देन आर्टरिया, बता दिया मैंने आपको। इंटर आर्टरियल सेप्टम, थिन मस्कुलर वॉल। अब मैं आप ये भी सुन लो यहाँ पे कि जो आपकी जो इंटर आर्टरियल सेप्टम है, जो आर्टरियल्स को सेपरेट कर रहे हैं, ये क्या थोड़े थिन है, लेकिन जो आपकी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो थिक मस्कुलर वॉल है। मतलब कि ये जो आपके वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं, ये वाली चीज़ आपकी थिक है, ये वाली आपकी पतली है, ये जो सेपरेट कर रहे हैं पतली वाली है, और ये थिक है क्योंकि वेंट्रिकुलर हमारे मस्कुलर होते हैं। ऐसे याद रखो कि ये भी मस्कुलर है, तो ये भी जो है वो जो सेपरेट कर रहे हैं वो भी मस्कुलर होंगे। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम आपका क्या होता है, थिक फाइब्रस टिश्यू होता है। जो आपका ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम था ना, ये वाला येलो वाला, ये आपका क्या होता है, थिक फाइब्रस होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइकस्पिड वेल्व, तो मैंने बता दिया राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड वेल्व आपका लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब हम देखें सेमिल्यूनर वेल्व को, तो सेमिल्यूनर जो आपका वेल्व है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। कि आपको अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो यहाँ समझो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में आपका कौन होता है, सेमिल्यूनर वेल्व होता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में आपका कौन प्रेजेंट होता है, सेमिल्यूनर वेल्व। ये डायग्राम में मैं आपको आगे बताती हूँ कि कहाँ पे सेमिल्यूनर वेल्व होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। अब हम देखते हैं एसए नोड को, तो जो आपका एसए नोड है ना, उसकी फुल फॉर्म होती है साइनो आर्ट्रियल नोड। एसए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है साइनो आर्ट्रियल नोड। सो जो आपका एसए नोड होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम, आपको बताया मैंने लर्न करने की ट्रिक, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। और आपका जो ये एवी नोड है, इसका है फुल फॉर्म आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम, डायग्राम में देखें, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। तो डायग्राम के थ्रू आप इसको इजीली लर्न रख सकते हो। नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको, पहले जो आपका पेस मेकर है, मतलब कि जो आपकी धड़कन प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से होती है, वो एसए नोड से होती है। पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं, एसए नोड को बोलते हैं। जो आपका एसए नोड है वहाँ से आपकी जो ये प्रोड्यूस होके फिर कहाँ जाएगी, एवी नोड के पास, एवी नोड से एवी बंडल के पास, एवी बंडल से राइट एंड लेफ्ट बंडल में, और राइट एंड लेफ्ट बंडल के बाद पुरकुंजी फाइबर्स के पास पहुंच जाएगी। यहाँ पे जो मैंने ये लिखा हुआ है ना पेस मेकर, क्यों बोलते हैं एसए नोड को पेस मेकर, इसका रीज़न है एज इट हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। यहाँ पे वर्ड कट हो गया है, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको, एज इट हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। ये रीज़न है क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम एसए नोड को, पेस मेकर, एज इट हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। क्या होगा, एसए नोड में प्रोड्यूस होगा, फिर एवी नोड में जाएगा सिग्नल, फिर एवी बंडल में, फिर राइट लेफ्ट बंडल में, फिर आपके पुरकुंजी फाइबर में। सो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है नोडल मस्कुलेचर इज ऑटो एक्साइटेबल। ये आपका जो हार्ट होता है एसए नोड का, ये क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल। हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल ना। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पे कि ग्रूव बिटवीन आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स को क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस बोलते हैं हम ग्रूव बिटवीन आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स। यहाँ मैंने बताया ना आपको, ये यहाँ पे बता दिया वो मैंने कि आपका आर्टरियो वेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है उसको ही क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस। सो यहाँ तक करते हैं आज, बाकी पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो कार्डियक साइकिल से लेके फिर एंड तक हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो पार्ट 2 में बाकी की वीडियो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग। और अगर नोट्स चाहिए मुझे कमेंट में बताओ, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, टीचिंग स्टाइल कैसा लग रहा है, अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी वीडियो में बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।